हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली 3 कक्षा में हमने पूरे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक कवर किया है और आज हम देखेंगे जो हमारे एनसीईआरटी किताब में बीच बीच में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसे, और उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो अभ्यास प्रश्न लास्ट में एनसीईआरटी का दे रखा है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन होता क्या है। तो मैग्नीशियम रिबन समझिए एक तार के जैसा होता है। इसे हम साफ़ करते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में रेगमाल कहते हैं। नॉर्मल भाषा में जिसे हम लोग बालू पेपर के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम के तार को रिबन का अर्थ यहाँ पे तार से ही है। मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले हम उसे साफ करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम की तार होती है वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके इसके ऊपर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgO या MgCO3 का एक परत जम जाता है, जिससे मैग्नीशियम जलने में कठिनाई होती है। इसीलिए इसके ऊपर हम रेगमाल रगड़कर इसके रिबन को, मतलब उसके तार को साफ करते हैं। इसे लिखेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल मतलब बालू पेपर, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में जानते हैं, रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम की सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप जमा होता है। ऐसा करने पर रिबन जलने लगती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, एक ऐसी तार के रूप में होता है। इसके ऊपर, तार के ऊपर यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। यह परत कैसे जमा होती है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा कर लेता है इस तार के ऊपर। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की सतह को छुड़ाने के लिए इसके ऊपर हम रेगमाल का यूज करते हैं। रेगमाल का जब यूज करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाती है, जिससे यह मैग्नीशियम रिबन जलने लगता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये हमारा दिया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। इसका पहले प्रतीक बनाएंगे, अब प्रतीक बनाने के बाद इसका हम संतुलन करेंगे। तो हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है H2 प्लस क्लोरीन को लिखा जाता है Cl2 गिब्स HCl। अब रही बात बैलेंस करने की, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 तो यहाँ पे बढ़ाएंगे 2, और यहाँ पे देखेंगे Cl की संख्या अपने आप 2 हो गई, और इधर भी Cl की संख्या 2 है। दूसरा क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम का फार्मूला होता है Ba, क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस। संयोजकता जब तक याद नहीं रहेगी तब तक कंपाउंड हम बना नहीं सकते। गिब्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब रही बात इनको बैलेंस करने की, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले धातु, यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 2, तो हम यहाँ बढ़ा देंगे 2। यहाँ पे पूरा देखा जाए सल्फेट, ये पूरा
तो 3 है, तो यहाँ भी हमें बढ़ाना पड़ेगा 3। जैसे इसके आगे 3 बढ़ाएंगे, हमारा इधर बेरियम भी 3 बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे पास इधर क्लोरीन की संख्या देखा जाए तो 3 दूना 6 पे, इधर भी देखा जाए तो क्लोरीन की संख्या 3 दूना 6, मतलब बराबर है। अभी हम नेक्स्ट बता देंगे कैसे कैसे हमने BaSO4 AlCl3 लिखा, संयोजकता कैसे निकाला जाता है। तीसरा देखते हैं सोडियम Na, इनकी क्रिया जल से कराएंगे तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। सोडियम का टुकड़ा डालने पर पानी में वो बहुत तेज़ी से जलता है और उछलता है, तो वहाँ पे बुलबुले के रूप में जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। ये समीकरण बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे H2H की संख्या इधर टोटल 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम NaOH के आगे 2 बढ़ा दें तो यहाँ भी सोडियम के आगे 2 बढ़ाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, इधर सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन की संख्या टोटल 4 है। तो इसके आगे हम H2O के आगे भी 2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ सोडियम के आगे 2, H2O के आगे 2 और NaOH के आगे 2 बढ़ाएंगे। ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। देख लेते हैं कि संयोजकता कैसे निकाला जाता है। जैसे हमारे पास एक वैज्ञानिक था, हमने 9th में पढ़ रखा है, बोरबरी। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया था 2 8 8 18 करके 32। इससे हम 20 तक के परमाणु क्रमांक की संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक परमाणु है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। अगर हम इसको इस रूप में ब्रेक करें तो इसको कर सकते हैं 2,1। इसके लास्ट कोष में जितना दिखता है वही उसकी संयोजकता होती है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिथियम की संयोजकता 1 है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम से पहले देख लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का होता है 13। इसको अगर ब्रेक करेंगे इस रूप में, इस 13 को इसके जैसा, तो इसे लिख सकते हैं 2,8, 8 और 2 10, हमारे पास 3 और बचा तो 13, लास्ट में इसके 3 आया, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। एक और एग्जाम्पल देख, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसे लिख सकते हैं 2,8 और हम जाएंगे मैक्सिमम 8 तक, लेकिन हमारा काम हो जाएगा 7, 8 2 10 7 17। अगर अंतिम कोष में अंत में 1 आए, 2 आए, 3 आए और 4 आए, तो उसकी संयोजकता वही होती है जितना दिख रहा है। अगर अंत में 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, तो इन संख्या को 8 में से घटा के लिखेंगे जितनी उसकी संयोजकता आएगी। जैसे क्लोरीन के अंत में 7 आया, तो अगर क्लोरीन के अंत में 7 है तो उसको 8 में से घटा के लिखेंगे, 8 - 7 बराबर 1। इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है। और दूसरी बात, अगर लिथियम या सोडियम के ऊपर प्लस है, क्लोरीन के ऊपर माइनस है, तो बस यह दिखाता है यहाँ पे कि अगर किसी भी परमाणु के ऊपर प्लस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कभी भी संयोजकता प्लस या माइनस में नहीं होती। अगर माइनस की क्लोरीन के ऊपर -1 दिख रहा तब भी उसकी संयोजकता 1 बोलेंगे, सोडियम के ऊपर +1 दिख रहा तो भी उसकी संयोजकता 1 ही बोलेंगे। माइनस और प्लस यह दिखाता है किसी भी परमाणु के ऊपर प्लस है तो वह इसकी प्रॉपर्टी गुण को दिखाता है कि वह धातु है। दूसरी बात, अगर उसके ऊपर प्लस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी परमाणु के ऊपर माइनस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास सल्फर है और यहाँ पे कैल्शियम और यहाँ पे पोटेशियम,
सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इसका होता है 20, इसका होता है 19। तो इसका हम बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक करेंगे। इसको अगर 16 को ब्रेक किया जाए उस रूप में तो 2, 8, 8, 2, 10 और हमारे पास 6 और बचा है, लास्ट में 6 आया। इसका 2, 8, 8, 8, 8, 16, 2, 18 और लास्ट में 2 जाएंगे, इसके लास्ट में 2 है। एक चीज़ और, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से केवल 20 परमाणु क्रमांक तक 20 तक इसकी संयोजकता निकाली जा सकती है। इस रूल से ना तो डी ब्लॉक का निकाला जा सकता है, न ही एफ ब्लॉक की संयोजकता निकाली जा सकती है। तीसरा 2, 8, 8, 1, इसके लास्ट में 1, इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 6। अभी हमने पीछे बताया था अगर लास्ट में 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे और 4 दिखे तो उसकी संयोजकता सेम होती है। तो इसके लास्ट में 2 है तो इसका मतलब कैल्शियम की संयोजकता 2, इसके लास्ट में 1 है इसका मतलब पोटेशियम की संयोजकता 1, पर इसके लास्ट में 6 है तो 6 को 8 में से घटा के लिखेंगे, 8 - 6 = 2, इसका मतलब सल्फर की संयोजकता 2 होती है। इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। जैसे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल तो हर किसी के पास होना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, उसी तरह ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम पहले की संयोजकता निकाल लें तो बोल सकते हैं उसके नीचे की संयोजकता सेम होगी। जैसे लिथियम की संयोजकता अगर 1 है तो सोडियम की भी संयोजकता 1 होगी, उसके नीचे पोटेशियम की भी संयोजकता 1 ही होगी। मतलब इस ऊपर से नीचे चलने वाले पूरे ग्रुप में इन्हें कहा जाता है वर्ग। इस पूरे वर्ग में अगर ऊपर वाले की संयोजकता यहाँ पे अगर 2 है बेरियम की तो मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 होगी, कैल्शियम की भी संयोजकता 2 होगी। ऐसे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी चलती है ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे हमारे पास एक ग्रुप है, ये 13 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो अगर बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है तो इसे लिख सकते हैं 2, 3, इसके लास्ट में 3 आया तो अभी पढ़ा था 1 आए, 2 आए, 3 आए और 4 आए तो उसकी संयोजकता सेम होती है। तो बोरान की संयोजकता 3 है, एल्युमिनियम की भी संयोजकता 3 होगी, गैलियम की भी संयोजकता 3 होगी, इंडियम की भी और थैलियम की भी। सभी वर्गों में यही प्रॉपर्टी चलती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारा वर्ग 15 है। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल लें तो फास्फोरस का भी उतना होगा, आर्सेनिक का भी, एंटीमनी का भी और बिस्मथ का भी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसे ब्रेक करेंगे तो 2, 5, लास्ट में 5 है तो इसे लिखेंगे 8 - 5 = 3। नाइट्रोजन की संयोजकता अगर 3 है तो फास्फोरस की भी संयोजकता 3, आर्सेनिक की भी संयोजकता 3, एंटीमनी की भी संयोजकता 3 और बिस्मथ की भी संयोजकता 3। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, जब बेरियम क्लोराइड का फार्मूला अभी पीछे देखा था BaCl2 प्लस इसकी क्रिया, बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का अर्थ यहाँ पे वह है कि जैसे आप कभी निरमा पानी में घोलते हैं तो निरमा पूरी तरह से घुल नहीं पाता, बाल्टी के नीचे जो गंदगी के रूप में बैठ जाता है वही हमारा अघुलनशील अवक्षेप कहलाता है। तो जब बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 से कराई जाती है तो हमारा तैयार होता है BaSO4 प्लस NaCl।
BaSO4 के बगल में अगर एरो ऐसे नीचे की तरफ है तो यह साइन है अवक्षेप का, और अवक्षेप जो होता है अघुलनशील है, ये लिख सकते हैं। संकेत के रूप में बोला है तो इसका मतलब AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं जलीय विलयन। यहाँ भी ये AQ है क्योंकि विलयन बोला है। यहाँ पे ये सॉलिड के रूप में होगा जो नीचे तली में बैठ जाएगा। यहाँ पे भी ये AQ है क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इनकी क्रिया अगर हम HCl से कराएं तो ध्यान से देखिए, ये क्षार है और यह अम्ल है, और हमें पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। तो यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2O। यहाँ पे लिखेंगे AQ, यहाँ भी ये AQ के रूप में है मतलब लिक्विड है, और ये यहाँ पे सॉलिड के रूप में मिलेगा और ये यहाँ पे लिक्विड के रूप में मिलेगा, जिसका हमने सिंबल लिख रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। हमें नहीं पता वह X क्या है, उसने लिख रखा है कि उसका उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र भी लिखिए। सफ़ेदी करने के लिए वही जो दीवार पे पुताई के लिए हम चूना लाते हैं उसी का नाम पूछा है और सूत्र पूछा है। तो जो हम घरों की दीवारों पे पुताई करते हैं उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र है इसका CaO। नाम है उस X पदार्थ का कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा लिखा है ऊपर लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया। CaO की क्रिया जब हम जल के साथ कराते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो यह चूना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, और इसके साथ ऊष्मा भी रिलीज होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो जो CaOH का ट्वाइस है यह बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का ट्वाइस और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर नीले रंग का होता है। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम लोहे की कील डालें तो यह आयरन जो है इस कॉपर को इसके विलयन से विस्थापित कर देगा, तो बनाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। और जो ये आयरन सल्फेट होता है यह हरे रंग का होता है, वो भी हल्का हरा। इसीलिए कह सकते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है,
जो कॉपर को विस्थापित कर देती है तथा आयरन सल्फेट और कॉपर बनाती है। हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे धातु और अधातु में कि कौन सी धातु किससे अधिक क्रियाशील होती है, और यहाँ पे आयरन कॉपर को क्यों हटा दिया, क्योंकि एक सक्रियता श्रेणी है उसमें धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम बताया गया है। तो जो धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है उसमें Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। अतः यह कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है। इसे हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास अगला यह क्वेश्चन है कि सोडियम की क्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है सोडियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। तो हम पढ़ रखे हैं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहाँ पे उपचयन होता है। इसी का ठीक उल्टा अगर ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे अपचयन होता है। तो इस अभिक्रिया में पहचानते हैं, यहाँ पे सोडियम अकेला है लेकिन इधर आने पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा तो बोलेंगे यहाँ पे उपचयित हो रहा है। ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह उपचयित हो रहा है। अगर यह उपचयित हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक अपचयित हो रहा है, यह बोल सकते हैं। क्योंकि एक रिएक्शन में अगर कोई एक पदार्थ उपचयित हो रहा है तो दूसरा अपचयित ही होगा। दूसरा समीकरण हमारे पास है कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पहचानना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन इधर कॉपर के साथ अकेला कॉपर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इधर से अभिकारक में ऑक्सीजन था लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया, और ऑक्सीजन निकलना हमारा अपचयन कहलाता है, और अपचयन जब हो रहा है तो इसका मतलब यह अपचयित हो रहा है। तो अभी बताएं, अगर पहला अपचयित हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक उपचयित हो रहा है। किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई भी एक पदार्थ अपचयित हो रहा है तो दूसरा पक्का उपचयित ही होगा। तो बच्चों, इस क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी के जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, जितने भी उसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जितने भी रिएक्शन हैं, उनको हम पूरे एक वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।